हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्या। मैं यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड जो पार्ट है तुम्हारा लॉ के एंट्रेंस के लिए, एलएलबी की एग्जाम में जो एंट्रेंस में पेपर आता है, एंट्रेंस एग्जाम की जो टेस्ट होती है तुम्हारी, उसमें लीगल एप्टीट्यूड करके एक जो पार्ट होता है उसका लेक्चर यहाँ पे हम आज एक टॉपिक उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उसका। बेसिकली तुम्हारे एंट्रेंस के लिए जो एलएलबी का 3 इयर्स कोर्स प्लान है, उसके जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तुम जो पेपर देते हो उसमें लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसको 30 मार्क्स का एक पार्ट दिया गया है पूरा। और वही एमसीक्यू पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है वो भी। तो वही हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं, उसमें का एक टॉपिक हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि पहले कितने टॉपिक्स है, कितने टॉपिक्स इंक्लूड किए तुम्हारे लॉ के पार्ट में। यहाँ पे लॉ कौन से इंक्लूड किए तुम्हारे लीगल एप्टीट्यूड में, वो पहले टॉपिक्स देखेंगे और फिर हम उसमें से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। यहाँ पे जो कंटेंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो आज हम देखने वाले हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड इज क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ डील्स विथ क्राइम्स जो करते हैं उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉ ने क्या बनाया गया उनके लिए, पनिशमेंट्स वगैरह, ये सारा इंक्लूड किया गया है वहाँ पे। थर्ड वन इज लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट, जिसमें सिविल टॉर्ट एंड क्रिमिनल टॉर्ट सब कुछ बताया जाता है। नेक्स्ट आगे जो भी दिए गए लीगल टर्म्स, लीगल जनरल नॉलेज, लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स मीन्स अलग अलग लैटिन वर्ड्स फॉर दी लॉ, मतलब हम जो लॉ पढ़ते हैं उसके अलग अलग लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स है वो सारे यहाँ पे हम वो देखने वाले टर्म्स। एंड आगे और इम्पोर्टेंट एक्ट्स वगैरह जो है, जो भी इम्पोर्टेंट अलग अलग एक्ट्स है उसको शॉर्ट में यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन किया है इसमें। तो हम आज जो देखने वाले दैट इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लॉ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ? तो हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ व्हाट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? 1872 is the year in which this contract act came into force, मतलब इस दिन, इस साल में ये एक्ट आया था, एस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट्स क्यों बनाते हैं नॉर्मली? तो उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटेंट किए जाते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अब जो भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी वैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर उनको कोई रूल्स या प्रोविजंस फॉलो करनी है तो उनको जो फॉलो करना है वो दिया जाता है इस एक्ट में। इन द ईयर 1872 ऑन 1 सितंबर ये वाला एक्ट एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब फर्स्ट टाइम एनफोर्सेबल किया गया था ऑन 1 सितंबर 1872। ये हमारे इंडिपेंडेंस के बहुत पहले आ चुका है ये एक्ट, दैट इज ऑन इन 1872। अब ये एक्ट में हम लोग आगे जो भी हम पढ़ने वाले, दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? अब तुम डे टू डे लाइफ में तुम्हारे देखते हो, जो भी तुम करते हो, बहुत सारी चीजों में तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो तुम्हें खुद को पता नहीं होता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कि बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई लैपटॉप खरीदना है, अगर कोई ऑफर कर रहा है लैपटॉप कि ये मेरा लैपटॉप है फॉर 30,000 रुपीज फॉर सेल, और अगर वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ठीक है मैं 30,000 में ये लैपटॉप खरीदने के लिए रेडी हूँ, और मैं उसे 30,000 दे देती हूँ और वो मुझे उसका लैपटॉप दे देता है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो तुम डे टू डे लाइफ में करते हो, विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बोला बी को कि मैं ये लैपटॉप बेचना चाहता हूँ फॉर 30,000 रुपीज। ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू सेल दिस लैपटॉप फॉर 30,000 रुपीज। बी ने बोला मुझे ये खरीदना है लैपटॉप, आई वॉन्ट टू परचेज दैट लैपटॉप फॉर 30,000 रुपीज। अब यहाँ पे ए ने जो किया, ए जो कर रहा है दैट इज नोन एज ऑफर। उसको क्या बोला जाता है? ऑफर बोला जाता है। ए क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है उसका लैपटॉप बी को कि तुझे खरीदना है क्या, ठीक है। ऑफर, ऑफर इज द इम्पोर्टेंट टर्म हियर। ऑफर होने के बाद जो बी कर रहा है, बी ने बोला मुझे खरीदना है ये लैपटॉप, तो बी क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑफर को। जो ए ने ऑफर दिया बी को, वो बी ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। उसके बाद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? बी ने उसको कितने पे किए? 30,000 रुपीज, क्योंकि ए ने बोला था आई वॉन्ट टू सेल दिस लैपटॉप फॉर 30,000 रुपीज। सो 30,000 रुपीज जो है दैट इज नोन एज कंसिडरेशन, मतलब हम कुछ तो रिटर्न में कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं उसके लिए। कंसिडरेशन दैट इज नोन एज समथिंग इन रिटर्न। तो ए ने ऑफर किया लैपटॉप, बी ने एक्सेप्ट किया फॉर कंसिडरेशन 30,000 रुपीज। इस सबको बोला जाता है एन अग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? अग्रीमेंट फॉर्म हो गया। ए ने ऑफर दिया बी को,
बी ने एक्सेप्ट किया विथ कंसिडरेशन, दिस ऑल टर्न्स इनटू एन अग्रीमेंट। इन लोगों के बीच में क्या हो गया? अग्रीमेंट हो गया। ए ने जो ऑफर किया, बी ने जो एक्सेप्ट किया, दिस इज नोन एज अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट जो होता है, अग्रीमेंट में और एक चीज ऐड करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो कौन सी चीज है? तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, दैट इज एनफोर्सेबिलिटी और एनफोर्सेबल। अब एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो लॉ है वो उसको एनफोर्स करता है क्या, फोर्स में लाता है क्या। अब एनफोर्सेबिलिटी ये वर्ड के लिए मैं एक तुम्हें बेसिक एग्जांपल देती हूँ, तुमको उससे समझ जाएगा कि क्या होता है एनफोर्सेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अमेजोन की वेबसाइट पे गई और मुझे वहां पे टीवी खरीदना था, मैंने मॉडल वगैरह डाला, परचेस किया, पेमेंट कर दिया, परचेस किया। अब उन्होंने एक डिलीवरी डेट दी, मुझे अगर टीवी डिलीवरी नहीं हुआ वो वाला, तो अब मेरे पास क्या रेमेडी है? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उनके खिलाफ जाके कोर्ट में केस कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने पेमेंट किया है, उनको ऑर्डर किया था, बट मेरे पास ऑर्डर आया ही नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कोर्ट में जाके उनके खिलाफ क्या कर सकती हूँ? केस कर सकती हूँ। और केस करने के बाद कोर्ट उनको बोल सकती है कि वो टीवी डिलीवर कर दो या तो पैसा रिफंड कर दो। दिस इज नोन एज एनफोर्सेबिलिटी, ये फोर्सेबल है। अब इसका ही अपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं और एक, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे भाई को बोलती हूँ कि अगर तूने 10th में 80% के ऊपर अगर लाए तो मैं तुझे एक फोन लेके दूंगी, फोन गिफ्ट करूंगी, ठीक है। उसने एग्जाम में 85% लाए। अब वो मुझे बोला कि तूने बोला था तो तू मुझे अब फोन लेके दे। मैंने तब उसको मना कर दिया कि मैं नहीं लेके दूंगी। क्या इस केस में वो कोर्ट में जाएगा केस करने के लिए? बेसिकली सोचो, ठीक है जा सकते हैं, ऐसा नहीं, बट थोड़ा इमोशनली सोचो, वो जाएगा क्या केस करने के लिए? नहीं जाएगा। या फिर वो केस एक्सेप्टेड भी नहीं होगा, बिकॉज वो फैमिली रिलेशंस आ जाते हैं, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इस तरह से एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है, मतलब जो अग्रीमेंट हम लोग फोर्स कर सकता है लॉ हमें, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ लगा दो, क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ऑफर। ऑफर को हम क्या बोल सकते हैं? और प्रपोजल। हमने प्रपोजल रखा, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस हो गया, उसने उसमें कंसिडरेशन ऐड किया, दैट मीन्स पैसा ऐड कर दिया। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा 30,000 का लैपटॉप, 30,000 इज कंसिडरेशन। उसको ये सारी चीजें बना के हो गया अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट में जब हम लीगल एनफोर्सेबिलिटी डाल देते हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ डाल देते हैं, दैट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट है वो जो एनफोर्स बाय क्या है? लॉ है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है? तो सेक्शन, सबसे पहले यहाँ पे जो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच लिखा है, अब सेक्शंस क्या होते हैं? तो ये एक्ट के कंटेंट्स होते हैं। एक्ट जो होता है, जो हमने देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उसको रीड कैसे किया जाता है? यहाँ पे जो 2 और ब्रैकेट में एच लिखा हुआ है, तो हम लोग उसे रीड करते हैं 2 सबसेक्शन एच। इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये जो मीनिंग है, डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट का, वो ये सेक्शन में दिया गया है, यहाँ पे ये बताया जाता है। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, नीचे भी दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। अब यहाँ पे ये जो अलग अलग वर्ड्स हमने अभी जो देखे, उसके जो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशंस दिए गए, मीनिंग दिए गए, वो हम देखेंगे। सबसे पहला वर्ड हमने ऑफर देखा था। ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफर और टू बी बाउंड बाय हिज ऑफर। मतलब जो ऑफरर है वो हमें फाइनल एक्सप्रेशन दे रहा है, हमें बोल रहा है कि तुम्हारा विलिंगनेस बताओ, मुझे ये ऑफर देना है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि ए अगर ऑफर कर रहा है बी को कि तुझे लैपटॉप खरीदना है क्या फॉर 30,000, दैट इज प्रपोजल और ऑफर। सेकेंड थिंग क्या होती है? वो ऑफर होने के बाद वो एक्सेप्ट किया जाता है, विच इज गिवन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में बताया गया है व्हाट इज एक्सेप्टेंस। जो पर्सन है, एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट देयर ऑफ। वो अगर अपना असेंट दे रहा है, असेंट मीन्स अगर वो अग्री कर रहा है, तो दैट प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, और फिर उसको एक्सेप्टेंस बोला जाएगा, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द थर्ड टर्म एक्सेप्टेंस होने के बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो अग्रीमेंट बनाती है उसको, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस। प्राइस कितनी है फॉर द प्रॉमिस ऑफ द ऑफर इज व्हाट, जो भी प्राइस होगी। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इफ ए मेक्स एन अग्रीमेंट टू सेल इज लैपटॉप टू बी फॉर 10,000, देन 10,000 इज कंसिडरेशन फॉर ए इज प्रॉमिस टू सेल इज लैपटॉप। यहाँ पे 10,000 इज द कंसिडरेशन। और ये सारी चीजें मिला के क्या बन जाता है? अग्रीमेंट बन जाता है।
वो दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. व्हाट इज अग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. जो प्रॉमिस है जिसमें कंसिडरेशन ऐड कर दिया हमने, तो वो बन जाएगा अग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. उसके बाद जो हमारा ये पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है नेक्स्ट पार्ट. अब ये हमने देख लिया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के हिसाब से बताया गया है. इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसमें पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन डाला जाता है, ये बन जाता है अग्रीमेंट. अग्रीमेंट में हम लीगल एनफोर्सेबिलिटी डाल देते हैं तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, विच इज गिवन अकॉर्डिंग टू 2 सबसेक्शन एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये तो देख लिया. अब कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस हु आर एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट. कौन कौन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? तो एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसमें एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? कौन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट. तो यही हम पार्ट यहाँ पे देखने वाले हैं. बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट सब कर सकते हैं, एवरी पर्सन कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है जो लोग नहीं कर सकते. तो यहाँ पे उसको बोला गया पर्सन इनकम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इनकम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कौन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट. तो 3 लोग होते हैं, ऐसे 3 चीजों में डिवाइड किया गया इनकम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन को. फर्स्ट वन इज माइनर. अब माइनर कौन होता है तो हमें पता होगा नॉर्मली ये शायद. माइनर वो होता है विच इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल का नहीं होता है. जो इंसान 18 से कम है हम उनको माइनर बोलते हैं, जो 18 प्लस है हम उनको मेजर बोलते हैं. अब जो माइनर होते हैं, जो बिलो 18 होते हैं, उन लोगों को अलाउड नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना. दे कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन देयर ओन नेम. अगर कोई भी जरूरी कॉन्ट्रैक्ट करना है माइनर को, तो वो उसके गाइडियन या उसके पेरेंट्स के बिहाफ पे कर सकते हैं. वो खुद नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट. माइनर इज नॉट एलिजिबल. माइनर इज एन इनकम्पेटेंट पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट. सो माइनर याद रखो कौन है? हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज. एंड अबव 18 ईयर्स वाले जो होते हैं दे आर मेजर्स, एंड वो लोग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड इनकम्पेटेंट पर्सन कौन है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड कौन होता है? अब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब जो खुद के मेंटल स्टेट में नहीं है. हु इज अ लूनेटिक. लूनेटिक का मतलब होता है नॉट इन अ मेंटल स्टेबल स्टेट. तो ऐसे इंसान जो होते हैं जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया गया है. वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. बट कभी कभार ऐसा होता है कि एक आधा इंसान ऐसा होता है कि कभी कभार वो अच्छे स्टेट में होता है, मेंटली नॉर्मल होता है, कभी कभार वो बिगड़ जाता है उसका मेंटल स्टेट. तो ऐसे इंसान के साथ क्या करेंगे? तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पहले. एक इंसान है जो नॉर्मली मतलब मेंटली स्टेबल है अभी तो, बट कभी कभार उसके साथ ऐसा हो जाता है कि वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है. तो अब इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? तो जब वो स्टेबल स्टेट में होता है, जिस भी सिचुएशन में वो स्टेबल स्टेट में होता है, उस पीरियड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है. बट जिस टाइम वो अगर अनस्टेबल माइंड में है और उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को माना नहीं जाएगा प्रॉपर. तो पर्सन हु इज ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ साउंड माइंड. जो ओकेजनली अनसाउंड होते हैं, मतलब कभी कभार सिर्फ उनका मेंटल स्टेट अनसाउंड हो जाता है, तो वो लोग जब साउंड माइंड के होते हैं तब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, वो लोग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट. एंड जो थर्ड पर्सन है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. जो लॉ बोलती है ऐसे इंसान को हम नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई है. जैसे कि फर्स्ट लिखा गया है एलियन एनिमी. अब एलियन एनिमी कौन होता है? तो अगर सपोज कोई इंसान इंडियन रेसिडेंट हमारा अगर फॉरेन कंट्री के कोई भी एक कंट्री ले लेते, सपोज उस कंट्री के रेसिडेंट के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी इंडियन रेसिडेंट, इंडिया का रहने वाला इंसान अगर बाहर वाले देश के फॉरेन कंट्री के एक आधे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोई भी चीज के लिए, तो वो वैलिड होता है. बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के पीरियड में, वो कॉन्ट्रैक्ट जब चल रहा है वो पीरियड में अगर हमारा इंडिया वो कंट्री के साथ अगर वॉर डिक्लेयर करता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना लेते हैं, ठीक है, चलो ए और बी, ए इंडियन रेसिडेंट है, बी है चाइना का रेसिडेंट. ए और बी के बीच में कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई चीज को लेके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है. अब ए और बी इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, उसी दौरान इंडिया ने
चाइना के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया या चाइना ने इंडिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब ये दोनों स्टेट्स क्या हो गए, वॉर के डिक्लेयर हो गए उन दोनों के बीच में। अब इस केस में जो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किसके साथ किया है, अभी एलियन एनिमी के साथ किया है। ही वो कंट्री का जो रेसिडेंट है चाइना का वो एलियन एनिमी हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में क्या हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल या वॉइड। वॉइड का मीनिंग क्या होता है, नॉट लीगल और अनएनफोर्सेबल, जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में एलियन एनिमी बने जाते हैं। जिस जिस कंट्री जो कंट्री है, जिस कंट्री का रेसिडेंट है, जिसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर वो कंट्री हमारे कंट्री के साथ वॉर पे है अभी, तो उनको बोला जाएगा एलियन एनिमी। उसके बाद यहाँ पे और क्या लिखा है, फॉरेन सोवर्जिन्स। जो फॉरेन सोवर्जिन्स होते हैं उनको भी डिस्क्वालिफाइड किया गया है कि तुम हमारे साथ, हमारे कंट्री के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते, बिकॉज वो वहाँ के एम्बेसिडर्स होते हैं, वो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। सोवर्जिन्स मतलब क्या, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स या वहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स है फॉरेन के वगैरह वो लोग, तो एम्बेसिडर्स वगैरह भी, तो वो लोग हमारे कंट्री के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। तो ये तीन लोग हैं, ये तीन चीजें में डिवाइड किया गया है कि कौन लोग एंटर नहीं कर सकते इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला क्या है, माइनर, दैट मीन्स हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, जो इंसान 18 से कम है वो नहीं कर सकता। अब ये याद रखते हैं सबसे पहले कि ये तीनों केसेस में अगर इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम मानेंगे ही नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे कि सपोज अगर कोई माइनर था, 17 साल का बच्चा था कोई, तो उसने कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, ए और बी, ए इज 17 ईयर्स, बी इज 20 ईयर्स, बी ने कुछ तो बेच दिया ए को। तो अब इस केस में ए ने अगर पैसे नहीं दिए जो भी गुड्स लिया उसके लिए, तो बी आके केस नहीं कर सकता कोर्ट में कि ए ने मेरे पैसे नहीं दिए। कोर्ट क्या बोलेगा, वो माइनर है, वो 17 से कम है, तुमको पता नहीं क्या कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तुमने कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम्हारे पैसे डूब गए, अब नहीं मिलने वाले तुम्हारे पैसे। तो इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, तुम ये केसेस को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। कोर्ट वाले बोलेंगे तुमको पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट करो, ये कंपेटेंट नहीं है ये लोग पर्सन, ये लोग इनकम्पेटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट। सो माइनर कौन होता है, जो बिलो 18 होता है, ये लोग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी चीज के लिए, बट वो पेरेंट्स के और गाइडियन जो होता है उनके उनके बिहाफ पे कर सकते हैं। सेकेंड इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो मेंटली स्टेबल नहीं होता, जिनको बोला जाता है लूनेटिक पर्सन। लूनेटिक मीन्स जो स्टेबल नहीं होते, जो पागल होते हैं नॉर्मली, तो उन लोगों को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते उनके साथ। इनके साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी ने कर लिया तो उसको भी वॉइड बोला जाएगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, नो लीगल इफेक्ट। बट अगर कोई इंसान ओकेजनली साउंड माइंड का होता है, ओकेजनली अनसाउंड माइंड का होता है, मतलब कभी अच्छा होता है कभी बुरा हो जाता है उसका मेंटल स्टेट, तो वो क्या कर सकता है, तो वो जब स्टेट में रहेगा अच्छे वाले तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड है, अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड क्या दिया गया है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब क्या, कोई कोई ऐसे पर्सन भी है, यहाँ पे 3 पर्सन दिए गए जो लॉ ने बताया कि इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कभी भी। जैसे कि फर्स्ट है एलियन एनिमी, सेकंड इज फॉरेन सोवर्जिन्स एंड एम्बेसिडर्स, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया पहले ये लोग क्या होते हैं। अब ये तीनों केसेस में अगर इन तीनों में से किसी भी इंसान के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, दैट मीन्स नो लीगल इफेक्ट। तुम उसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, लेके गए तो फिर भी तुम हार जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए तुमने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जो नेक्स्ट चीज है हमारी अब, और एक इंपॉर्टेंट चीज कॉन्ट्रैक्ट लेसन में, हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, फिर पर्सन कौन से इनकम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो देखे। अब जो थर्ड चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली है दैट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है, तो फ्री कंसेंट मतलब क्या कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो सामने वाले इंसान का फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट का मतलब क्या, अग्री, अगर हाँ कर रहा है, अग्री कर रहा है वो, अगर एक्सेप्टेंस, तो वो फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब क्या, किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ, तो ए ने ऑफर किया बी को कुछ तो, और बी ने अंडर प्रेशर वो एक्सेप्ट किया, तो दैट इज नॉट फ्री कंसेंट। तो जब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फ्री कंसेंट होना जरूरी है। कंसेंट का मतलब क्या होता है, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 13, नो सबसेक्शन, ओनली सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बताता है कंसेंट क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसेंट मीन्स व्हेन 2 और मोर पर्सन्स अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक ही चीज पे अग्री करते हैं वो दोनों, एक ही चीज पे वो दोनों अग्री करते हैं, एक ही जगह पे और एक ही सेंस में अग्री करते हैं, दो लोग या दो से ज्यादा लोग, और वो भी कंसेंट उनका फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी प्रेशर। उसको हम एक लैटिन फेज दिया गया है, क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पे कॉन्सेंसस एडिम। कॉन्सेंसस एडिम का मतलब क्या होता है,
कंसेंट, फ्री कंसेंट। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही चीज पे अग्री करते हैं एक ही सेंस में, दैट इज नोन एज कंसेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। अब कंसेंट कब फ्री नहीं होता है, कौन से केसेस में तुम फ्री कंसेंट नहीं दे रहे हो, ये बोला जाता है। तो यहाँ पे 5 केसेस दिए गए, ये लेसन में हमारे 5 केसेस डिस्कस किए गए जब तुम जो कंसेंट दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में वो फ्री नहीं होता है। फ्री मतलब तुम अंडर प्रेशर कोई कर रहे हो, तो ये 5 केसेस में डिवाइड किया। अंडर प्रेशर कैसे 5 केसेस है वो यहाँ पे बताया गया, विच इज गिवन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, कोरिएशन। सेकेंड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड इज फ्रॉड, फोर्थ इज मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ इज मिस्टेक। अब हम एक एक करके ये पढ़ेंगे, व्हाट इज कोरिएशन एंड व्हाट आर द अदर 4। तो फ्री कंसेंट का मतलब याद रखो, कंसेंट मीन्स तुम सेम थिंग पे अग्री कर रहे हो इन द सेम सेंस, और वो फ्री होना जरूरी है। फ्री का मतलब क्या है, विदाउट एनी प्रेशर होना जरूरी है। अगर प्रेशर दे रहे हो तो दैट इज नॉट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कब नहीं बोला जाता, इन 5 केसेस में नहीं बोला जाता। हम एक एक करके वो केस देखेंगे पहले। अब सबसे पहला केस है कोरिएशन। कोरिएशन क्या होता है, तो कोरिएशन का मतलब ये होता है धमकियां देके तुमने कंसेंट लिया है, कुछ तो तुम उसको डरा धमका के कंसेंट ले रहे हो सामने वाले का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरिएशन बोलेंगे। मतलब अभी सपोज एग्जांपल देखते हैं हम कि अगर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट के, ए ने बी को कुछ ऑफर किया कुछ खरीदने के लिए, बी को नहीं खरीदना था, बट ए ने क्या किया, उसको धमकाया, उसको बोला कि भाई तेरे को गोली मार दूंगा, तेरा मर्डर कर दूंगा, ये करूंगा वो कर दूंगा, कुछ तो धमकाया उसको, धमकियां दी उसको, और फिर बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है बाबा, वो धमकियों से डर के बी ने एक्सेप्ट कर लिया वो जो भी उसने ऑफर दिया था, तो इसको बोला जाएगा कोरिएशन। सो कोरिएशन का मीनिंग क्या होता है, जब कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय लॉ। फोरबिडन बाय लॉ मीन्स व्हाट, एक्ट प्रोहिबिट करता है, एक्ट अलाउ नहीं करता है, ऐसी चीज तुम कुछ कर रहे हो, या फिर अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देने के लिए भी तुम उनको धमका रहे हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए ने बोला बी को कि तू मेरे को तेरी वो प्रॉपर्टी दे दे जो 50 लाख की है, मैं तेरे को सिर्फ 10 लाख रुपए दूंगा, मेरे को दे दे, नहीं दिया तो देख तेरे को मार डालूंगा। सो दैट इज धमकाना, थ्रेटनिंग कर रहा है वो, दैट इज धमकाना, तो उसको बोला जाता है कोरिएशन। कोरिएशन का एग्जांपल दिया देखो, पॉइंटिंग अ गन एट समवन्स हेड और होल्डिंग अ नाइफ टू समवन्स थ्रोट इज एन एक्चुअल फिजिकल थ्रेट है, वो हम लोग को धमका रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कोरिएशन। अब अगर कोई भी कंसेंट कोरिएशन से लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, वॉइड बोला जाएगा। वॉइड का मीनिंग हमेशा याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट लेसन में वॉइड मीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वॉइड का मीनिंग, वॉइड का मीनिंग होता है लीगली इनइफेक्टिव और नो लीगल इफेक्ट। वॉइड का मीनिंग होगा कि तुम जो भी कर रहे हो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, नल मतलब जीरो, नो इफेक्ट। तो कोरिएशन से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दैट विल हैव नो लीगल इफेक्ट। अगर देखो, अगर ए ने बी को बोला कि भाई दे दे मेरे को तेरी प्रॉपर्टी, गन पॉइंट पे रख के उसको बोला कि दे दे तेरे को तेरी प्रॉपर्टी मेरे को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो अंडर प्रेशर हुआ है, फ्री कंसेंट से नहीं हुआ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बोला जाएगा। लॉ की नजरों में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, दैट मीन्स नो लीगल इफेक्ट। उसके लिए तुम्हें प्रूफ करना पड़ता है कि हमको कोरिएशन से हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। सेकेंड जो है दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है अभी, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है अभी, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टी अपने पोजीशन का यूज करके तुम्हें डोमिनेट करती है, पोजीशन का यूज करके कोई अगर तुम्हें डोमिनेट कर रहा है, तुम्हारा जो ये है, तुम्हारा जो अग्री तुम्हें वो डोमिनेट कर रहा है कुछ करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, अगर कोई तुम्हें डोमिनेट कर रहा है तो उसको बोला जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज अगर कोई बहुत बड़ा नेता है, एरिया का मिनिस्टर, या फिर कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है, एरिया का नेता है, बहुत बड़ा मिनिस्टर है, वो अगर किसी पार्टी को बोल रहा है कुछ करने के लिए और वो उसके पोजीशन को डोमिनेट करवा रहा है, वो उसको धमकियां दे रहा है उस चीज से कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये वो करके अगर वो कुछ करवा रहा है तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो तुम्हें सबको लगेगा कि करते हैं, पेरेंट्स हमें कोई भी चीज करवाने के लिए बोलते हैं तो वो उनकी पोजीशन से बोलते हैं, तो वो होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, उसके पहले मीनिंग देखो क्या है, वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन the parties are such that one of the party is in position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। अपनी जो will है, will means हमारी जो consent है, उसको वो change करने की कोशिश करते हैं अपनी position use करके, dominate करते हैं हमारे ऊपर वो, तो उसको बोला जाएगा undue influence। For example, A having advance money to his son B during his minority, upon B's coming of age obtains by misuse of parental influence a bond from B for greater amount
amount than the sum due in respect of the advance. अब इसका मतलब क्या, ये एग्जाम्पल का ए जो था उसने अपने बेटे को एडवांस में पैसे दिए कुछ, तो अभी के लिए जब वो माइनर था तब उसको पैसे दिए और उसको बोला कि तू जब बड़ा होगा तब तेरे वो पैसे मेरे को वापस करने हैं, बॉन्ड बनाया उसने ऐसे कुछ। तो बाद में जब बी बड़ा हुआ तो पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस रख के उसने, पेरेंटियल इन्फ्लुएंस मतलब पेरेंट्स की जगह का मिसयूज करके ए ने क्या किया, बी को बोला कि मैंने तेरे को इतने ज्यादा पैसे दिए थे, तू अभी मेरे को उतने दे। उसने ज्यादा ग्रेटर अमाउंट मांग ली उससे। तो ये क्या हुआ, इन्फ्लुएंस। उसने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, उसकी जगह का इन्फ्लुएंस किया उसने। वो जो पेरेंट है, ए इज अ पेरेंट, तो उसने उसकी जगह क्या की, पोजिशन का एडवांटेज उठा के डोमिनेट किया उसके सन को। तो ये एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल की तरह ही लो इसको। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो अपनी जगह का, पोजीशन का एडवांटेज उठाते हैं। जैसे बॉस वगैरह भी होते हैं कंपनी में, वो क्या करते हैं, पोजीशन का एडवांटेज उठाते हैं। कोई कोई लोग, हर कोई नहीं, कोई कोई, वो डोमिनेट करते हैं बाकी लोगों को। तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया हुआ कंसेंट भी क्या बोला जाता है, वॉइड बोला जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज ऑल्सो वॉइड, दैट मीन्स नो लीगल इफेक्ट। थर्ड वन इज फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, ये तो सबको, तुम लोगों को सबको पता होता है फ्रॉड क्या होता है। नाउ द थर्ड वन इज फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, सबको पता है। फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि कोई अगर कुछ हमारे साथ गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20,000 की चीज है, वो हमें बेच रहा है 40,000 में, तो उसको बोला जाएगा फ्रॉड। तो फ्रॉड भी अगर हो रहा है किसी के साथ कोई भी वे से, अगर उसने बताया, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रॉड का केस क्या होगा, हम लोग गए कोई शोरूम में, हमको गाड़ी खरीदनी थी, जो मॉडल बताया वो खरीदनी थी, ठीक है, हमने उसको बोला ये बताओ। वो गाड़ी उसने बताई, बट उसमें जो सारे पार्ट्स थे वो नकली डाले हुए पार्ट्स थे। अब हमें क्या पता, हम तो शोरूम में गए उनके भरोसे पे। हम जब वो वापस लेके आए गाड़ी घर पे, बाद में हमें पता चला कि ये सारे पार्ट्स क्या थे, नकली थे। तो ये क्या किया, हमारे साथ शोरूम वालों ने फ्रॉड किया। तो फ्रॉड से लिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है, वॉइड होता है। उसको हम लोग फ्री कंसेंट में नहीं इंक्लूड करते। फ्री कंसेंट कब नहीं होता है, तो फ्रॉड किया तो फिर भी फ्री कंसेंट ऑब्टेन किया, ये नहीं होता है। जैसे हमने शोरूम का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही और भी चीजें होती है। अगर हमने कोई चीज गई, सपोज मैं अगर कोई कपड़े की दुकान में गई, मैंने उनको बोला कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, मैंने एक मटेरियल का नाम बोला, वही मटेरियल मुझे चाहिए, मैंने उनको स्पेसिफिकली बताया। उनको पता था उनके पास वो मटेरियल है, बट उन्होंने मुझे वो ना देते हुए दूसरा हल्का वाला मटेरियल दे दिया और पैसे उतने ही चार्ज किए। अब इस केस में भी उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। मैंने उन पे भरोसा करके वो कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ वो मटेरियल खरीदने के लिए, बट उन्होंने मेरे साथ क्या किया, फ्रॉड किया। तो इस केस में तुम्हें प्रूव करना पड़ता है कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वॉइड बोला जाता है। दैट मीन्स तुम्हें तुम्हारे पैसे क्या हो जाएंगे, रिफंड मिल जाएंगे, तुम्हें वो पैसे वापस कर देंगे। बट इस सारे केसेस में तुम्हें कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ता है कि तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हुई है, तुमने तुम्हारा जो कंसेंट दिया है दैट इज नॉट फ्री, तुम्हें अंडर प्रेशर कंसेंट देने के लिए मजबूर किया गया है। सो थर्ड चीज इज फ्रॉड। थर्ड वाला क्या है, अंडर प्रेशर फ्रॉड। फोर्थ वाला है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, अब ये एक टाइप फ्रॉड के जैसा ही बोला जाएगा, बट बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों में, फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में। फ्रॉड में जो पार्टी होती है वो जानबूझ के करती है, ये उसको पता होता है फिर भी वो करते हैं फ्रॉड। और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, दोनों पार्टी इनोसेंट होती है। एग्जाम्पल लेते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन का, ए और बी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कुछ तो खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते कपड़ा खरीदने के लिए, चलो वही सेम एग्जाम्पल लेते, कोई मटेरियल खरीदने के लिए बी गया ए के पास, उसको बोला मुझे ये मटेरियल चाहिए। ए को लगा कि वो वही मटेरियल है, और उसको वो पता नहीं चला, उसको फ्रॉड नहीं करना था, उसको किसी पार्टी को ऐसे फंसाना नहीं था, उसको लगा वही मटेरियल है, उसने कोई तो चीप क्वालिटी दे दिया। बाद में बी को पता चला, बी ने ए को बताया, ए बोला मुझे नहीं पता था सच्ची में, आई अग्री, मैं चेंज करके दे देता हूँ। तो दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, ये फ्रॉड नहीं हुआ। दैट मीन्स दोनों में फर्क क्या है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। फ्रॉड में पार्टी खुद से करती है, खुद की कंसेंट से ये करती है, उसको पता होते हुए विलिंगली वो लोग करते हैं। और ये क्या होता है मिसरिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो बेच रहा है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको पता नहीं होता है कि वो गलत कर रहा है सामने वाली पार्टी के साथ। दैट इज नोन एज मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में भी अगर सामने वाला पार्टी पहले से ही एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, हम चेंज करके दे देते तुमको जो भी मटेरियल है वो, तो कोई केस नहीं होता है, कोई चीज नहीं होती है। नहीं तो फिर उसको भी हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। भले ही दोनों पार्टीज इनोसेंट थी, बट ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा।
इट मीन्स, देखो मिसरिप्रेजेंटेशन इट मीन्स मिस स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट। मिस स्टेटमेंट हो गया कुछ तो, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट विच ही बिलीव्स टू बी ट्रू एंड ही डज नॉट इंटेंड टू डिसीव द अदर पार्टी। डिसीव का मतलब क्या होता है, उनके साथ फ्रॉड करना, उनके साथ गलत करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। फिर डिसीव करने का मतलब क्या होता है, फ्रॉड करना या फिर उसको फंसाना। तो जब सामने वाले पार्टी को भी पता नहीं होता है कि वो उस सामने वाली पार्टी को फंसा रहा है, तो उसको बोला जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। और जो लास्ट केस है हमारे पास, दैट इज मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या होती है ये भी तुम लोगों को पता है, व्हाट इज अ मिस्टेक। तो मिस्टेक का मतलब क्या होता है कि जब कुछ गलती हो जाए किसी भी पार्टी की वजह से, ए या फिर जो भी दोनों में से जो भी पार्टीज है, जो ऑफर दे रहा है या फिर जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों पार्टीज में से किसी भी को भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाए किसी भी पार्टी से, तो उसको भी हम लोग फ्री कंसेंट है ऐसा नहीं मानते हैं। मिस्टेक का एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या किया, देखो ए अग्रीज टू बाय अ सर्टन हॉर्स फ्रॉम बी। ए ने अग्री किया बी से एक हॉर्स खरीदने के लिए। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, दो नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, द अग्रीमेंट इज वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक। अब वो हॉर्स जो था जिसके लिए अग्रीमेंट हो रहा है ए और बी के बीच में, बी बेचने वाला था ए को एक हॉर्स, और वो जो हॉर्स था वो जब टाइम इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था तभी उसकी डेथ हो गई। अब इसमें किसी की गलती है क्या, दोनों में से नहीं, किसी की गलती नहीं है, वो अपने आप हो गया। तो इस केस में दोनों पार्टीज को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि हॉर्स ही जिंदा नहीं है। जिस चीज के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे हॉर्स बेचने के लिए, वही उसकी वही डेड हो चुका है अभी जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नो लीगल इफेक्ट, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मिस्टेक क्या होता है, इट इज एन एनोरियस बिलीव एट कॉन्ट्रैक्टिंग दैट सर्टेन फैक्ट्स आर ट्रू, इट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मतलब कोई फैक्ट्स ट्रू है ऐसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए बी को क्या बेचने वाला है, कुछ तो वीट बेचने वाला है। वीट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने बोला ए को कि मुझे वीट बेचना, जो अब तक उग रहे उसके ए के फार्म में उग रहे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अभी। अब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब जो ए का फार्म है वहां पे आग लग गई, किसी को पता नहीं था, आग लग गई, वीट जो उग रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो गए पूरे। तो अब इस केस में क्या होगा, अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक वॉइड हो जाएगा, मतलब किसी दोनों पार्टीज की मिस्टेक नहीं है, बट ऐसा कुछ चीज हो गया जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जो चीज के लिए तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वही चीज अब नहीं रही है। तो ये चीज, ये सारे पांचों केसेस में तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। तीन इनकम्पिटेंट पर्सन देखे, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको वॉइड बोला जाएगा। और ये पांच केसेस जो है जो फ्री कंसेंट नहीं बोला जाता जब, तब भी क्या बोला जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। वॉइड मीन्स नो लीगल इफेक्ट। इसीलिए स्टार्टिंग से बोला कि वॉइड का मीनिंग क्लियर रखो, वॉइड क्या होता है, नो लीगल इफेक्ट। तो ये पांचों केसेस में, दैट इज कोरिएशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ये पांचों केसेस में कंसेंट जो लिया गया है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट फ्री, ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये पांचों केसेस में जो कंसेंट पार्टीज ने दिया है दैट इज नॉट फ्री कंसेंट, जो प्रेशर में लिया गया है कंसेंट, प्रेशर में दिया गया कंसेंट है, और ये सारी चीजों में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोला जाता है। ओके, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ देखा उसके ऊपर पेपर में तुम्हें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके तीन चार हम क्वेश्चंस एग्जांपल के देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लोग लीगल प्रिंसिपल करके लिखेंगे, दैट मीन्स तुम्हें क्या दिया गया है लॉ के हिसाब से वो पूरा तुम्हें यहाँ पे बताया जाएगा कि ये लॉ ऐसे तुमने पढ़ा है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार ऑप्शंस दिए जाएंगे और वो चारों ऑप्शन में से कोई जो भी एक सिलेक्ट करना है तुम्हें वो बताना है। अब एक पहले फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट देखो क्या है, लीगल प्रिंसिपल में लिखा है, हु आर competent टू कॉन्ट्रैक्ट, every person is competent to contract who is of age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। अब हमने ये देखा था कि competent कौन होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए और इनकम्पेटेंट कौन होता है। तो इनकम्पेटेंट में तीन लोग देखे थे हमने, माइनर which is below 18, second is unsound mind, that is lunatic or mentally unstable people, and third one was disqualified by law, जिसमें alien enemy था, ambassadors थे and foreign sovereigns थे। तो अब ये हमें वहां पे पूरा उन्होंने बताया गया है कि कौन कौन इंक्लूडेड होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, पर्सन इज सेड टू बी competent to contract when,
कब बोला जाता है कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? तीन चार ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से तुम्हें कौन सा करेक्ट लग रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रिंसिपल इन द क्वेश्चन। एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं, प्रिंसिपल भी तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया जाता है कि ये ऐसा ऐसा लॉ है, उसके हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है ये क्वेश्चन पूछने के बाद। जो हमारा क्वेश्चन है मेन वो कौन सा है? अ पर्सन इज सेड टू बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। चार ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज ही अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी, सेकेंड ही इज ऑफ साउंड माइंड, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों करेक्ट है। देखो फर्स्ट क्या है? ही अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी मीन्स 18+, बराबर है, कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ही इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब मेंटली स्टेबल है, कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ नहीं है वो, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, तो ये भी चलता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी सेम है, लीगल प्रिंसिपल दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट लेसन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है तुम्हें जो पूछने वाले पेपर में जो आते हैं वो बेसिकली ऐसे ही होते हैं कि प्रिंसिपल तुम्हें दिया जाता है, केस पूरा लिखा जाता है कि ऐसा ऐसा है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो केस पढ़ो और वो केस पढ़ने के बाद क्या लग रहा है आंसर वो तुम बताओ। सेकेंड क्वेश्चन में अगेन लीगल प्रिंसिपल में क्या लिखा है देखो, कंसेंट डिफाइंड एज टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब कंसेंट का मीनिंग क्या है वो हमने पहले भी देखा था, वही यहाँ पे उन्होंने पूरा बताया है तुमको। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन एक ही सेम थिंग पे अग्री करते हैं इन द सेम सेंस, हमने ये देखा था। अब नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है देखो, व्हाट डज कंसेंट इंक्लूड? तो कंसेंट में क्या इंक्लूड होता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल गिवन? फर्स्ट इज अग्रीमेंट, बी टू और मोर पर्सन्स, थ्री दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब कौन सा लग रहा है ये चारों में से ऑप्शन? तो तुम्हें बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें ऑल ऑफ द अबव लग सकता है, बट ध्यान से वो क्वेश्चन पढ़ना है। देखो उसमें क्या लिखा है, ए अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होता है क्या कंसेंट में? नहीं होता है, अग्रीमेंट नहीं इंक्लूड किया जाता कंसेंट में। टू और मोर पर्सन होते हैं क्या? यस होते हैं, बट अग्रीमेंट नहीं होता, तो हम ऑल ऑफ द अबव चूज कर ही नहीं सकते, इसीलिए अग्रीमेंट कट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं चूज हो सकता। तो बी और सी में से तुम्हें ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो तुम दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज बी भी राइट है सी भी राइट है। यहाँ पे दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस भी होता है और टू और मोर पर्सन भी लगते हैं। तो व्हाट डज कंसेंट इंक्लूड में बी और सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, जो भी तुम सिलेक्ट करोगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। ये हुआ सेकेंड वाला। अगेन थर्ड वाला भी प्रिंसिपल बेसिस पे ही है। नॉर्मली तुम्हारे पेपर में जो लीगल एप्टीट्यूड का पेपर होगा उसमें सेक्शन होगा, उसमें तुम्हें यही क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही प्रिंसिपल वो लोग लिखेंगे, पूरा केस तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, उसके हिसाब से तुम्हें आगे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगेन प्रिंसिपल दिया है देखो, Principle, an agreement with a boy below the age of 18 years is not enforceable by law. ये उन्होंने दिया है, उसके बाद फैक्ट्स दिए हैं नीचे। अ मैन एंटर इनटू अग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 years ऑफ एज। प्रिंसिपल क्या दिया है? प्रिंसिपल के बेसिस पे देखना है हमें, हमें आंसर किसके बेसिस पे करना है? प्रिंसिपल के बेसिस पे। हमने जो सीखा उसके बेसिस पे भी करना है, बट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना। क्या दिया है यहाँ पे? अग्रीमेंट जो होता है जो 18 ईयर्स के बिलो के बॉय के साथ हुआ है, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फैक्ट्स क्या दिए? क्वेश्चन क्या दिया है? अ मैन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 years ऑफ एज। अब तुम्हें प्रिंसिपल में बॉय के बारे में दिया था, फैक्ट में दिया है गर्ल के बारे में। आंसर क्या होगा उस बेसिस पे डिसाइड करना है तुम्हें। देखो क्वेश्चंस क्या दिए, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ए द अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, बी द अग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सी द अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय गर्ल, एंड डी नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन। अब आंसर का नॉर्मली तुम लोग सोचोगे तो तुमको आंसर लगेगा अग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट वो आंसर रॉन्ग है, क्योंकि उसका आंसर डी है। क्योंकि हमको प्रिंसिपल में किसके बारे में बताया गया? बॉय के बारे में बताया गया। क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में? गर्ल के बारे में पूछा गया। तो हम ये डी आंसर किस तरह से लग सकते हैं, किस बेसिस पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे गर्ल के बारे में पूछा है, तो हमको गर्ल का कुछ नहीं पता, हमको प्रिंसिपल में इतना बताया कि बॉय एंटर नहीं कर सकता जो 18 के बिलो है। तो यहाँ पे तुम आंसर डी चूज करोगे, नो इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन, बिकॉज हमें प्रिंसिपल में बॉय के बारे में बताया गया था हु इज बिलो 18 years, एंड फैक्ट में हमें गर्ल के बारे में पूछा है। तो इस बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें पेपर में पूछे जाते हैं। ये लास्ट ईयर के जो पेपर है सारे उसमें पूछे गए क्वेश्चन है ये, और इतने इजी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो। तो बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, तुमको सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, उसमें से तुमको आंसर करना है सिर्फ। ओके,
तो ये था सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में, जो एक तुम्हारा लीगल एप्टीट्यूड का एक पार्ट है, एक पूरा उसका ये है, सेक्शन है लीगल एप्टीट्यूड में। इसके आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो क्यू स्टडी जो ऐप है हमारा, उस पे अवेलेबल हो जाएंगे सारे वीडियो लेक्चर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी तुम लोगों को। ओके, थैंक यू।